हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ। हालांकि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। मान लिया अपन ने कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, इसके अक्रॉस से लगा दिया प्लस माइनस। ठीक है, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में माना जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, है ना। कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अपन ने बैटरी लगा दी। ठीक है, V वोल्ट की मान लिया अपन ने, है ना। तो इसमें अब करंट फ्लो करेगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the conductor। मान लिया ये इसका एक एंड A है और ये एंड B है। ठीक है, तो जब मैंने सेल लगा दिया कंडक्टर के क्रॉस, देन करंट फ्लो होगा प्लस टू माइनस, कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो दैट करंट I करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V की। ये सब अपन देख चुके हैं पहले। याद रहे अपन ऐसे इसको फिर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू CV। ठीक है, where C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और C को बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, देन I इज इक्वल टू C इक्वल बाय R, हमने देखा पिछली क्लास में, V, then it will imply V is equal to IR। V is equal to IR। ठीक है, ये है मैथमेटिकली अपन ने ये लिखा ओम्स लॉ, V is equal to IR, है ना। तो ओम्स लॉ सिंपली ये कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor provided which condition है length, एरिया, वॉल्यूम, मास, ठीक है, टेम्परेचर, ये सारे कांस्टेंट होने चाहिए। ये सारे कांस्टेंट हैं, सेम, तो ये होल्ड करेगा लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor provided the physical conditions like this length, area, volume, mass, temperature, etc. these are constant। अगर ये constant है तो लोग डिफरेंटली भी इस लॉ को लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं कि V is directly proportional to I। ये सही है बिल्कुल, है ना। I is directly proportional to V है, I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा और V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं V is equal to some constant R into I, where R is proportionality constant, जैसे यहाँ। and this R is called, हमने देखा इसको पिछले क्लास में, this R is called resistance। ठीक है, तो सेम है वे, बट ऐसा कहना हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। क्या करंट मिल रहा है V इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, I इज डिपेंडेंट, तो I कितना मिलेगा, I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट ज्यादा होगा कब, जब V ज्यादा होगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया V इक्वल टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, है ना। इसको ध्यान से अप्लाई होता है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में होगा, इनफैक्ट हर जगह ये अप्लाई होगा। माइनेट V इक्वल टू IR, RI हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो ये पेन हो, चाहे कोई वुडन पीस हो, है ना, हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, R इंफिनिटी होगा, R इंफिनिटी होगा, तो I इक्वल टू V बाय R, करंट जीरो मिलेगा, अलग बात है। बट ये हर जगह एप्लीकेबल है, बट ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ना। ओम्स लॉ सारे मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ सर्टेन मटेरियल्स के लिए, जैसे कंडक्टर्स, मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है।
मटेरियल्स को, है ना, वैसे मटेरियल्स को, जिसके लिए ओम्स लॉ अवे होता है उसको ओमिक मटेरियल कहते हैं। वैसे डिवाइसेस जहाँ ओम्स लॉ होल्ड करता है उसको ओमिक डिवाइसेस कहते हैं, जो होल्ड नहीं करता उसको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर, बोले व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये आया मैथमेटिकली। बट व्हाट इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ना, वो है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across the ends of conductor, provided the physical conditions, length, area, volume, mass, temperature, density, these are constant, ठीक है। आगे आप समझ में बिल्कुल आसान है ना। अब अपन इसके आगे थोड़ी चीज देखते हैं, है ना, इस पर बेस्ड ओम्स लॉ V is equal to I R, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होगा, है ना। पहला, if R is equal to constant, R कांस्टेंट हो, मीन्स कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस अपन ने बैटरी लगा दी, लाइक दैट, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, एंड था A B, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है और ये V वोल्ट लगा अपन ने, है ना। तो करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी गिवन कंडक्टर के लिए इसका जो R है वो तो कांस्टेंट होगा। यदि V कम है, V का वैल्यू कम है तो I का वैल्यू भी कम होगा, बिकॉज़ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V कम है तो I कम होगा, अगर V बढ़ा दिया तो I भी बढ़ेगा, so that resistance remains constant, ठीक है, because R is equal to V upon I, V equal to IR, R equal to V upon I, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V कम किया I कम किया, so that for a given conductor इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, ये कांस्टेंट हो रहा है, V को चेंज करने से I चेंज हो रहा है बट R रिमेंस कांस्टेंट, R हमेशा कांस्टेंट है। उस केस में कहेंगे ओम्स लॉ इज वैलिड, ठीक है, R कांस्टेंट। सेकंड वन, ग्राफ बिटवीन VI का अगर ग्राफ ले लिया अपन यूं, तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं I एंड V, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो दिस जो ग्राफ है, दिस लाइन मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। I V के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। I V के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एंड दैट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। थर्ड वन ऐसा लिख सकते हैं, मान लो यहाँ करंट का ये डायरेक्शन था, ठीक है, अगर और सर्टेन R का वैल्यू आया, फिर अपन ने I का वैल्यू चेंज कर दिया, मान लो यहाँ माइनस कर दिया ये प्लस, तो जो करंट का वैल्यू है, करंट का जो डायरेक्शन है इनफैक्ट ये बदल गया, प्लस से माइनस, ठीक है। एक सिचुएशन में यूं था A B, यहाँ से बैटरी लगा दिया प्लस माइनस, तो ये करंट का ये डायरेक्शन है, करंट है फ्रॉम A टू B, है ना, यहाँ करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम B टू A, बट दोनों केस में ये R क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इफ बट लेकिन, है ना, R क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो यानी डायरेक्शन चेंज करने से R पर कोई R का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, R का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं कर रहा R, ठीक है। तो कहेंगे ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। समझ में आया होगा। और अपन एक इसमें कंडीशन देख लेते हैं, फोर्थ वन, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये देखा करते हैं। नाउ V को अपन क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू ई एल, I व्हाट इज R, R इज रो
L upon A, ठीक है, ये डिराइव किया था हमने। रेजिस्टेंस R is given by R is equal to rho L upon A, V is equal to EL, क्योंकि E होता है माइनस ऑफ dV by dx और सिंपली V by L, ठीक है। 3 वोल्ट की बैटरी अपन ने लगाई, लेंथ L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V upon L, यहाँ से L कैंसिल हो गया, ठीक है। देन वन कैन राइट E is equal to I upon A, ये करंट डेंसिटी रो, तो ये एक रिलेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to I upon A को J लिख दिया अपन ने, J रो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं J is equal to 1 by rho सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा E दिस वन, वेक्टर नोटेशन में लिखे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर। तो ये एक रिलेशन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E is equal to J rho, ठीक है। एंड आल्सो अल्टरनेटली लिख सकते हैं J is equal to, ये आ जाएगा 1 by rho is सिग्मा कंडक्टिविटी, ये रो था रेसिस्टिविटी और ये क्या है कंडक्टिविटी, हां ठीक है जगह, ये क्या है कंडक्टिविटी, J is equal to 1 by rho दैट इज सिग्मा इनटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में होगा, है ना। यदि अगर डायरेक्शन बदल भी रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वही डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज करंट का भी वही होता है जो करंट डेंसिटी का होगा, है ना, ठीक है। ये रिलेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सप्रेस करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है समझ में, ठीक है। अब मैंने ओम्स लॉ डिस्कस किया, द ग्राफ देखा बिटवीन V and I must be a straight line passing through origin, है ना। ये ग्राफ था VI के बीच, VI दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो ये एंगल यदि अपन थीटा मान लें, ये जो ग्राफ VI के बीच का ग्राफ है ना, ये ग्राफ इज द लाइन व्हिच शोस द वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहां दो वेरिएबल्स V I है ना। V इन फैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, I डिपेंडेंट है ना, I डिपेंड करेगा V पर। तो ये ग्राफ I एक्सिस से जो एंगल बनाता है, करंट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको अपन ने थीटा बोला, ठीक है। देन स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये होगा tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा सबको पता है, नहीं पता है तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना सारे ने, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज p by b। tan थीटा क्या होता है बच्चों, p by b परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। तो tan थीटा यहां स्लोप देगा, इसका स्लोप क्या देगा dy by dx, और ये जो tan थीटा है स्लोप, ये रेजिस्टेंस देगा, है ना। tan थीटा ये स्लोप, और ये थीटा किसके साथ बनना चाहिए, लाइन का, ग्राफ का विथ करंट एक्सिस, ये याद रखना। तो जो स्लोप है इस ग्राफ का वो देगा रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं, बनाओ, एक सिंपल है ना। मान लो ये V और I का ग्राफ एंड दिस इज द एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री। तो पूछ लिया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ R। R कितना होगा, R इक्वल टू V बाय I होता है, स्लोप निकालेंगे, कहीं ट्रायंगल बनाया अपन ने, नहीं बना सकते, यहाँ तीन मटेरियल है, इस ट्रायंगल से भी अपन निकालते tan ऑफ थीटा p बाय v लाइक दैट, ठीक है। ये सिंपली तुम निकालो R इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 √3, तो R का वैल्यू निकल गया √3। tan का वैल्यू याद है ना, tan 0 0, tan 30 1 by √3, tan 45 1, tan 60 √3, तो रेजिस्टेंस का ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। कभी एक नंबर का प्रॉब्लम आता है, u v i ग्राफ दिया हुआ है v एंड i के बीच का एंगल दिया रहेगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अपन कैसे यूज्ड टू है,
कि रेसिस्टेंस निकालना है तो वी/आई, इधर वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा कि ये एम्पीयर में इधर वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 जो है, इधर वी दिया हुआ है वोल्ट में, है ना। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, और वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है वी का, बोले सर ये क्वेश्चन ही गलत है, गलत नहीं है, एंगल दिया है बस दैट्स सफिशिएंट, एंगल दिया है तो रेजिस्टेंस क्या होता है अपने स्लोप से tan थीटा से tan ऑफ थीटा tan 60√3, कहीं वैल्यू नहीं दिया है तो ग्राफ का स्लोप निकालना है अपने को, एंगल दिया है तो स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक सवाल अपन इस पर देखते हैं, मान लो कि ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये vi लिया था, यहाँ पर इसको बदल देते हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये ओरिजिन है, ओरिजिन इधर अपन ने ले लिया v, दिस साइड ले लिया i, और ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, क्या आते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड वगैरह में भी आते हैं, ठीक है, वेरियस एग्जाम्स एंड बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मान लिया दिस वन रिप्रेजेंट्स द टेंपरेचर T1, दिस रिप्रेजेंट्स टेंपरेचर T2, समझ में आ रहा है क्या बोला अपन ने कि ये vi के बीच का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ मैंने चेंज कर दिया है vi को, v ले लिया along x एक्सिस और i ले लिया along y एक्सिस। कहते हैं कि ये कुछ लोग कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सही है ना, क्यों सही है, क्योंकि v को लिया along x एक्सिस, ग्राफ प्लॉट करने में along x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, है ना, तो ये सही है यार, है ना, ये डिपेंडेंट है v पर i डिपेंडेंट है, यहाँ क्या हो गया उल्टा हो गया, ये गलत है, ऐसा नहीं है ना, दोनों ही सही है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप में ये देखना है ग्राफ जो i एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ग्राफ ये i एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बेस वन, तो ये एंगल हो गया कितना θ1 मान लेते हैं, T1 के करस्पॉन्डिंग, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा, और T2 ये i एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये है θ2, ठीक है। अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस होगा सिंस यहां से देखो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यहां लिखता हूं सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसलिए tan ऑफ θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन tan ऑफ θ1, ठीक है। tan में tan का जब एंगल बढ़ेगा तो tan ऑफ थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60√3 बढ़ता जा रहा है ना, यदि थीटा ग्रेटर है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देन tan θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन tan θ1, एंड tan θ2 ये क्या ले रहा है, स्लोप ले रहा है सेकंड का, दैट इज r2, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या टेंपरेचर, देखा ना अपन ने कल के क्लास में देखा था, R इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टर है निकाह का, ये सारे कंडक्टर मेटल का केस है, तो रेजिस्टेंस 2 का ज्यादा है यानी टेम्परेचर भी 2 का ज्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1, देखो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, चेक इट, T2 इज ग्रेटर देन T1, R2 ज्यादा है ना, टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी टेम्परेचर ये T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। यदि ऑप्शन आया यहाँ क्या हो गया, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ऑप्शन सही हो गया, आया समझ में, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है बहुत, तो ये अपन ने निकाला θ2 इज ग्रेटर देन θ1, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 हो जाएगा, r2 इज ग्रेटर देन r1 हो गया, t2 इज ग्रेटर देन t1 हो गया, ठीक है। ऐसे देखो तो स्लोप इसका ज्यादा है, सिंपली अगर बोला कि vi ग्राफ होगा और उसमें स्लोप निकाल लेना, स्लोप जिसका ज्यादा है तो स्लोप तो इसका ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम है ना, क्यों, ये vi था और ये क्या आ गया ib, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लेना है, सो माइंडेड एंगल लेना है, कौन सा एंगल होगा, वह एंगल होगा ग्राफ आई एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ आई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा है, ग्राफ आई एक्सिस के साथ, ग्राफ वी एक्सिस के साथ नहीं है थीटा, ध्यान में देखो ग्राफ आई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा,
वो टेन थीटा लेना है अपने को, ग्राफ जो आई एक्सिस के साथ बना है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो गलती नहीं होगी, चाहे वो वी आई के बीच हो, आई भी हो, यानी आई इधर है, वी इधर है, उल्टा भी हो। अपने को क्या याद रखना है कि ये जो थीटा है दैट इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विथ आई एक्सिस। क्लियर बेटा, है ना, आई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर अप टू दिस, ये हुआ पन्ने। अब अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि वैसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसको कहते हैं ओमिक मटेरियल। तो वैसे डिवाइस जो इसको ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ओमिक डिवाइस। ओमिक है तो एक नॉन ओमिक भी होता है, नॉन ओमिक डिवाइस, वैसे डिवाइस जहां ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। वेरी सिंपल, जहां ओम्स लॉ ओबे होता है जैसे मेटल के केस में होता है ना, तो वो हो गया ओमिक। और जहां ओम्स लॉ नहीं ओबे होता है, सेमीकंडक्टर इसका एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अर्धचालक, है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जैसे आते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे चैप्टर में, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, है ना, ये सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहां पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। जैसे डायोड पढ़ेंगे अपन, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर तो अब निकल गया चैप्टर से हम लोग, है ना, ट्रांजिस्टर तो निकल चुका है ना। तो वैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। जैसे डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ ओबे नहीं होता, उन डिवाइसेस को नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। वहां क्या होगा, आर कांस्टेंट नहीं होगा, पढ़ा था ना, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वहां आर कांस्टेंट नहीं होगा। वहां पर बात करेंगे एक अलग आर की, दैट इज उसको बोलेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। एसी डीसी करंट की बात करते हैं ना, एसी करंट में करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है, बट डीसी में चेंज नहीं होता, है ना। तो एसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, उसको स्मॉल आर से ऐसे दिखाएंगे, आर एसी, है ना। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि कांस्टेंट नहीं है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में जो ग्राफ होता है ऐसा आएगा। मान लो डायोड का ग्राफ बना रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, इधर अपन ने क्या लिया, V ले लिया, इधर I ले लिया, V इन वोल्ट, I इन एंपियर, मिली एंपियर, मिली एंपियर। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, है ना। तो डायोड के केस में देखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस का केस है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, शुरू में बहुत कम हो रहा है, फिर अचानक एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट अचानक बढ़ जाता है ना। तो इसको बोलते हैं अपन नी वोल्टेज, है ना। और ये रिवर्स बायस का केस है, जब वोल्टेज नेगेटिव हो रहा है इधर। तो इधर देखते हैं अपन कि जैसे जैसे V बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन I नहीं बढ़ रहा है, फिर बाद में अचानक एक सर्टेन, जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जेनरल वोल्टेज बोलते हैं, है ना, यहाँ पर अचानक करंट शूट कर जाता है, इसको माइक्रो एम्पियर में इधर देते हैं करंट, है ना। तो ये क्या है, ये ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। देख रहे हैं आप, देखो आर कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, वी आई के बीच यदि ग्राफ जो हमें मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन हो तो आर कांस्टेंट होगा। क्लियर, तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो है। ठीक है, और क्या पढ़ा था अपन ने, करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ बदल गया, है ना, अभी पॉजिटिव करंट है फिर नेगेटिव हो गया, तो डायरेक्शन बदलने से भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। इधर अगर अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कम आएगा, है ना, और इधर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये काफी ज्यादा आता है ना। तो इसलिए ये नॉन ओमिक है ना, यानी जो वी आई के बीच का रिलेशन है, वी आई के बीच का रिलेशन लीनियर नहीं होता, आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से नहीं जा रहा है,
तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, इसका स्टेटमेंट देखा अपन ने, I is directly proportional to V। यहां से अपने को आया V इक्वल टू IR। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने अपने को, है ना। ठीक है, तो V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का देखा। और अपन ने क्या देखा, ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल। जहां ओम्स लॉ ओबे हो रहा है वो ओमिक मटेरियल है। ये फार्मूला ओबे हो सकता है, हर जगह ये फार्मूला एप्लीकेबल है, बट ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट होल्ड्स गुड फॉर एवरी मटेरियल। जहां ओम्स लॉ ओबे होता है उसको, जैसे मेटल कंडक्टर के केस में, उसको बोलते हैं ओमिक मटेरियल्स। जहां ओबे नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन ओमिक। नॉन ओमिक का एग्जांपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सब मैंने डिस्कस किया। लगे हाथों में एक डिडक्शन भी है ओम्स लॉ से, वो फार्मूला अपन ने पहले डिस्कस किया था, उसको अपन कर सकते हैं। ये था रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, इस फार्मूले को अपन डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो पेन लाए दूसरी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन डिराइव कर सकते हैं उसको। ये फार्मूला अपन ने कई निकाले हैं फार्मूले। ये अपन ने डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू n e a v d। ठीक है, ये रिलेशन अपन ने डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। n e a vd के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, e अपॉन m इनटू टाउ। ठीक है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑफ कोर्स डायरेक्शन अगर ले लें माइनस e अपॉन m इनटू टाउ। ठीक है, vd इक्वल टू ये वैल्यू रख दिया अपन ने, है ना। और कोई कंडक्टर है मान लें यूं, ये मान लिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका लेंथ l मान लिया अपन ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a देख रहा है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। यहां अपन ने v वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो जो करंट का इलेक्ट्रॉन तो इधर ड्रिफ्ट करेगा दिस डायरेक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन यूं ड्रिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, यूं करंट का फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ l मान लिया अपन ने, v वोल्ट की बैटरी है, तो E बराबर लिख सकते हैं V अपॉन L, E इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, तो यहां से अपन लिखेंगे, ये हो गया, यहां लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का Vd इक्वल टू E बाय m इनटू टाउ। अब इसको देख लो, n e टाइम e स्क्वायर n e स्क्वायर अपॉन m, ये टाउ भी आ गया, n e स्क्वायर a अपॉन m इनटू टाउ। और e को अपन क्या लिख सकते हैं, v बाई n। ठीक है, e को अपन ने लिखा, ये हो गया n e स्क्वायर a अपॉन m टाउ, e को लिख दिया अपन ने v बाई n। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू v बाई n। ठीक है, यहां से इसको फिर रीअरेंज करते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं v अपॉन i, अगर करते हैं v अपॉन i इज इक्वल टू, देखो ये सारे क्वांटिटी उधर चले जाएंगे, हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, लाइक दैट, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। और हो जाएगा l अपॉन a, यहां पर ने a छोड़ दिया है a। ठीक है, n e स्क्वायर a e टाउ। ठीक है, तब a तो इधर ही था, a अपॉन l, v अपॉन i, v अपॉन i, तो उल्टा हो जाएगा ना, l अपॉन a हो जाएगा। हाँ सर क्या किए यार, l अपॉन a। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे ख्याल से। v अपॉन i, v अपॉन i, ये सारे क्वांटिटी उधर चले गए, m अपॉन n स्क्वायर टाउ, है ना, ये a l l बाई a।
क्लियर? नाउ मैंने क्या देखा, v अपॉन i इज इक्वल टू r होता है, v अपॉन i इक्वल टू r, तो ये हो गया r, r इक्वल टू दिस मच m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन e। क्लियर? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ना। रिलेशन इसमें रेसिस्टिविटी का रिलेशन नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में, है ना। r इक्वल टू दिस मच एंड व्हाट इज r, और ये स्टेप यहां लिख देता हूं, r इज इक्वल टू रो l अपॉन e इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख दो, m अपॉन n e स्क्वायर tau into l by a, l upon a cancel, then it will give rho is equal to m upon n e square tau. This is the relation, बहुत important relation है बच्चों, बहुत ही important है। ये अपन ने डिराइव कर दिया रो रेसिस्टिविटी, यहाँ रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी is given by rho is equal to m upon n e square tau, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, i इक्वल टू n e vd, ये अपन ने vd का वैल्यू पुट किया, e का वैल्यू पुट किया, यहाँ से अपन डिपेंडेंस बता सकते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स क्या होता है, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इफ T इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। कैसे होता है, यहां से समझ सकते हैं, as rho is equal to m upon n e square tau, that is rho is inversely proportional to tau, ठीक है। कंडक्टर का केस है, तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, है ना। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, तो कॉलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा और एटम के साथ भी टकराएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, कॉलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। कॉलिजन फ्रीक्वेंट होगा यानी दो कॉलिजन, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड किया, इधर गया, फिर कोलाइड किया, इधर निकला, है ना। तो दो कॉलिजन के बीच का जो पाथ होता है फ्री पाथ, इसका मीन निकाल लिया, मीन फ्री पाथ, है ना। तो मीन फ्री पाथ में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोर फ्रीक्वेंट कॉलिजन हो जाएगा, कॉलिजन विल बी मोर फ्रीक्वेंट, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो ये अगर घट रहा है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेसिस्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो आर भी इंक्रीज होगी। तो यहां से अपन देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ता है, क्यों, है ना, उसी का घटने में बता सकते हैं। दूसरा है सेमीकंडक्टर के केस में, ये अपन देखना, 1 मिनट का काम है, सेमीकंडक्टर के केस में फार्मूला यही है, rho is equal to m upon n e square tau, that is rho tau के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। तो यहाँ क्या देखेंगे, अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये देख लिया अपन ने इसके पहले, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रिलैक्सेशन टाइम है घट जाएगा, घटने से ये बढ़ना चाहिए, है ना, ये तो होगा इफेक्ट इसका बढ़ाने वाला। बट एक दूसरा भी यहाँ फैक्टर होता है सेमीकंडक्टर में, n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर्स है। मेटल के केस में अपन ने इसको कांस्टेंट रखा था, ये कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, सो ये केवल होल्ड किया था मेटल में, है ना। n नहीं आया वहां पिक्चर में, क्यों, n कांस्टेंट था, क्योंकि n है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी,
तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ता, ठीक है, इसलिए वहां कांस्टेंट लिया था। बट सेमी कंडक्टर में आगे अपन पढ़ेंगे, यहाँ जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, है ना, तो सेमी कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी चार्ज कैरियर जो n है ये बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n इंक्रीज होगा, और जब n इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और ये जब डिक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। इसलिए सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट हो रहा है इसको बढ़ाने वाला, इसका हो रहा है घटाने वाला, ये ज्यादा डोमिनेट होता है फैक्टर, ठीक है, दोनों का इफेक्ट में इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ये फैक्टर डोमिनेट करेगा तो इसका इफेक्ट होगा, यानी रेसिस्टिविटी इसके बढ़ने से घटेगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटती है और रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, बहुत छोटी सी बात देखी अपन ने, छोटी नहीं है हालांकि बहुत बड़ी बात है, छोटी इसलिए कि अपन ने 10th में पढ़ा है ना। क्या देखा, ओम्स लॉ, V equal to IR, मैथमेटिकल फार्मूला, ohmic नॉन ohmic मटेरियल, हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टिविटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ρ is equal to रेजिस्टिविटी m upon mu स्क्वायर। तो इसके आधार पर भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में क्यों घटता है, ठीक है। अप टू दिस आई होप you all have understood. Now it's time for saying you goodbye. Thank you. See you.